हेलो स्टूडेंट, नमस्ते और वेलकम टू शाला के तंत्र। और तो इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं किसमें, दृष्टिगत नेत्र रोग में। ये पार्ट 1 है जिसमें एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं बात करने जा रही हूँ। बात करूंगी यहाँ पे भेद की, दोष की, साधा और बहुत ज़्यादा मॉडर्न कोरिलेशन जो नीड थी लोग, उसकी मैं यहाँ बात करने जा रही हूँ। तो अब शुरू करते हैं अपने पॉइंट्स को। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, सबसे पहले अपने कि मैं बात करती हूँ सिलेबस टू सिलेबस। तो आयुर्वेद मेडिकल क्लासेस का सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे क्या, सिलेबस टू सिलेबस बात करना। इस पूरी स्लाइड में मैं आपको पॉइंट दे रही हूँ। फर्स्ट जो 8th है, दृष्टिगत रोग, विजन ऑफ डिसऑर्डर, ये इस वाले पॉइंट पे आपको यहाँ ब्रीफ नॉलेज होगी थोड़ी। सेकंड पॉइंट जो है वो नेक्स्ट पार्ट में होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो दृष्टिगत रोग है उसका मेन, तिमिर रोग क्या है और लिंगनाश क्या है, इन सबको संहिताओं में क्या कहा गया है, बागभट ने क्या, एक गुड आंसर एक्सप्लेनेशन जो आपको मिलेगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। अब शुरू करते हैं। दृष्टिगत नेत्र रोग जाने से पहले अब जानो तो कि ये दृष्टिगत नेत्र रोग किसकी बात करता है। तो यहाँ पे किस चीज की बात करता है वो चीज बहुत जाना जरूरी है। पहला पॉइंट है दर्शन शक्ति, दूसरा पॉइंट है दृष्टि मंडल। तो इन्हीं दो पॉइंटों को हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है। पावर ऑफ विजन एंड पिपलरी एरिया। मॉडर्न कहता है कि जो दृष्टिगत नेत्र रोगों की शास्त्र में बात की गई है, आयुर्वेद में जो बात हो रही है, वो ज्यादा से ज्यादा वो किसके डिसऑर्डर है, वो पिपलरी एरिया के जो सराउंडिंग जो डिजीज हैं जो हो रही हैं उनको कोरिलेट करता है, यानी सिम्टम मिलते जुलते हैं। तो आप कह सकते हो कि हाँ, मेनली जो है पिपलरी एरिया के ही जो डिसऑर्डर्स हैं उनको दृष्टिगत नेत्र रोग कवर कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे आंसर दे रहे हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो आयुर्वेद में आप जब आंसर बी में लिखते हो, कैसे लिखते हो, यहाँ पे क्या लिखना। तो सबसे पहले अगर आप दृष्टिगत रोग लिखने जा रहे हो तो लिखोगे दृष्टि लक्षण क्या है, ठीक है। ये बहुत प्यारे को जो है श्लोक है, और जहाँ तक आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो देख रहे हो वहाँ पे भी आप जान चुके हो कि मैं आचार्य सुश्रुत की जो 4th ईयर में है, तो सुश्रुत की उत्तर तंत्र को लेकर के बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने अपनी संहिता में उत्तर तंत्र के 7वें जो अध्याय है उसमें दृष्टिगत नेत्रों को एक्सप्लेन किया है। वहां पे दृष्टि के लक्षण, यानी जो मेन आप आंसर लिखते हो दृष्टि के लक्षण बोला है। तो वीडियो पे बने रहना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपना सपोर्ट देना। यहाँ पे मैं आंसर आपके अकॉर्डिंग और एक बेस्ट आंसर देने की कोशिश करती हूँ, एज ये मेरी कोशिश है। अब शुरू करो। तो पॉइंट में दृष्टि लक्षण जाना जरूरी। इसके साथ में यहाँ पे और भी आपको कुछ बातें बताने जा रही। पहला क्या, मुझे कहा गया था कि कुछ कमेंट्स ऐसे आते और कुछ पर्सनल भी ऐसे मुझे मैसेज मिले जिसमें ये कहा गया कि उन्हें मॉडर्न कोरिलेशन चाहिए। तो मॉडर्न कोरिलेशन भी है, आयुर्वेद से कोरिलेशन भी है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताने, तो देखते चलो। पहले एक बार स्लाइड को मैं दिखा दे रही हूँ आपको कि मैं क्या क्या बहुत कुछ यहाँ बताने, और कुछ अभी और भी, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैं ओपन नहीं कर रही हूँ वहाँ पे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। दृष्टि लक्षण आप लिखोगे, आंसर में तो लिखो पहले मसूर दाल मात्र जंतु पंचभूत प्रसाद, ठीक है। खगोत विस्फुट लिंगम भमादे तेजो अभिर्वय आवृत्तम पटेल नक्षणो बहीन विवरा अक्तम शीत सात्यम्य निर्णम दर्शनमा नयन चिंतका। तो यहाँ पे देखो श्लोक जो होता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, समझने के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मैंने यहाँ पे मेंशन इसलिए किया है क्योंकि ये आप लोग जो पीजी की प्रिपरेशन करते हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्डिंग। अब यहाँ वर्डिंग को कैसे क्या कर लेके चल रहे हो इस तरीके से। पहला मसूर दाल मात्र जंतु पंचभूत प्रसाद सब। तो देखो आप अपने आंसर को ऐसे लिखोगे, बहुत इफेक्टिव होगा। पहले बात पूरा श्लोक को ओपन कर लो, और श्लोक को समझने में ही सारी कलाकारी होती है। तो आप आंसर में जब श्लोक को लिखते हो तो कैसे, उसने पूरी जो निचोड़ दे दिया, मसूर दाल की तरह या उसके पत्ते के आकार के समान होती है क्या, दृष्टि और जो यहाँ पे बात कर रहा है, जो आचार्यों ने दृष्टि शब्द दिया है उस दृष्टि शब्द की व्याख्या करी। जैसे आप एनाटॉमी पढ़ते हो तो वैसे वो व्याख्या करी कि मसूर दाल पत्र आकार के समान है, पंचभूत प्रसाद भाग जो होता है, जो उसका फाइन पार्ट होता है, उससे बना हुआ है। खगोत विस्फुट लिंगा भाग जो बोला गया वो कहा गया है कि वो दृष्टि जुगनू के समान है। खगोत उसकी तरह सूक्ष्म अग्नि कर, देखो जुगनू कैसा होता है, आग जैसे लगता है आग के पार्टिकल्स पतले पतले हैं जो उड़ रहे हैं, तो उसकी आभा यानी उसकी जैसा वो रिजम्बल हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, ये आपका जो पॉइंट है वो है इंदु तेजो। तो उसका जो तेज है वो ऐसा है जो नाश नहीं होता, हमेशा बना रहता। तेज जो चमक है वो हमेशा शाइनिंग बनी रहती है वो।
आवृतम पटल कहा गया कि जो दृष्टि नेत्र के है पटलों से घिरा हुआ है। आवृत मतलब घिरना, चारों तरफ बाउंड्री जो होती है, लेयर, कवरिंग। बाहीन विवरा आकृतम का मतलब क्या, जो बाहर की आकृति है वो एक छेद के समान ही, विवर मतलब छिद्र, छेद, होल के समान दिखती है। शीत, 7 नंबर में क्या, वो शीतल आहार विहार करना दृष्टि के लिए अच्छा होता है। 7 नंबर मतलब हितकर, उसको बेनिफिट देता है। तो ये पॉइंट आप कैसे समझोगे, ये पॉइंट आप लिखोगे अपने एग्जाम में और दृष्टि को एक्सप्लेन करके आपका आधा पेज तो ऐसे भर जाता है और इसमें आपको मेन मोटिव आंसर दे दोगे। अब बात रही इंग्लिश की, तो देखो दृष्टि मेजर टू साइज ऑफ मशहूर पल्सेस। तो पल्सेस होती है, एक दाल होती है, उसके आकार की होती है, उसकी पत्ती के आकार की होती है, ठीक है। वो जो दृष्टि होती है उसका आकार गोल जो होता है, सराउंड स्फेरिकल शेप होता है, गोल सा, वो उस दाल की जैसे होती है। इट इज अ कंपोज ऑफ द फाइनेस्ट पार्ट ऑफ पंचभूत, ठीक है। तो पंच महाभूत जो फाइनेस्ट पार्ट का बना होता है, उसका साइज मसूर की दाल के आकार को याद कर लो। यहाँ पे मेरा मेन मोटिव सेकंड टाइम देने का है कि मैं लैंग्वेज चेंज करने के साथ आपको रिवाइज करा रही हूँ, फिर उसके बाद सुनते सुनते याद हो जाता है। तो ग्लीम लाइक अ ग्लो, वो कैसा दिखता है, स्पर्क जैसे एक जुगनू के समान, ठीक। खगोत मतलब जुगनू, और उसकी लाइफ लॉन्ग जो होता है उसकी शाइनिंग, कांस्टेंट शाइनिंग होती है। तो क्या किया कि तेज जो है उसका वो नाश रहित होता है। कवर बाय द पेटल्स ऑफ द आईबॉल, आईबॉल जो होता है कवर होती है पेटल से। बाहर की तरफ वो कैसा होता है, होल की तरह एक दिखता है, और उसका नेचुरल जो होता है वो ऐसा नेचर है कि वो कोल्ड को यानी शीत आहार यानी कोल्ड टॉलरेंस होता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, एज अ दूसरी लैंग्वेज में आपको लर्न भी हो गया। अब आगे चलते हैं, तो हम बात करते हैं दृष्टिगत नेत्र रोग। जब आप पढ़ोगे तो उसके कोरिलेशन में मॉडर्न में दिया होता है क्या, कैटरैक्ट। तो अब हम यहाँ पे कैटरैक्ट क्यों मेंशन कर दिए, कैटरैक्ट सिर्फ ये मेंशन करने का होता है कि जैसे नॉर्मल दृष्टिगत नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन दृष्टिगत के हमने लक्षण बता दिए, तो वो लक्षण रिजेंबल किससे करते हैं, कैटरैक्ट से करते हैं। तो आप लोग अपने माइंड में, लोग बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि आयुर्वेद को पढ़ते पढ़ते अगर उन्हें मॉडर्न को रिलेट हो जाए तो बहुत अच्छे से आंसर दे लेते हैं। भूल भी गए तो आपको दिमाग में कहना है, अरे दृष्टिगत को मैम ने क्या कहा था, कैटरैक्ट कहा था। तो जो कैटरैक्ट नॉर्मली सभी जानते हैं कि भाई वो लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस होती है और कॉमन डिजीज है लेंस की, और उसमें क्या होता है लेंस का फाइबर डिजनरेट हो जाता है। तो ये अपने माइंड में सिर्फ रिवीजन और लर्न के लिए है कि आप दृष्टिगत रोग को भूलो नहीं, आप उसके आंसर को लिख लो, ठीक है। और ये सेकेंड पार्ट में आपको कंप्लीट आंसर देंगे, अगर कैटरैक्ट आ जाता है तो कैसे लिखोगे। तो ये कोरिलेशन है दृष्टिगत में, तो माइंड में बैठा लो कि जब लिखोगे दृष्टिगत तो क्या लिख रहे हो, कैटरैक्ट को कोरिलेट कर सकते हो। बट आयुर्वेद और कैटरैक्ट से अगर कहो तो आयुर्वेद और मॉडर्न का कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन एक साथ करा जा सकता है, लेकिन हाँ रिजेंबल करते हैं उसके लक्षण, उसके सिम्टम, ठीक है। तो सिर्फ ये लर्निंग पॉइंट है। अब हमारा मेन आंसर यहाँ से शुरू होता है, दृष्टिगत समझ लिया, लक्षण देख लिए, ठीक है। हमने लक्षण देखने, अब हमें क्या बताना है, लक्षण लिखने के बाद क्या लिखोगे, भेद लिखोगे। भेद क्या लिखोगे, तो भेद शुरू करो, भेद लिखोगे। दृष्टिगत रोगों की गणना बताई कि शीर्ष में 12 साफ साफ लिखा मिलता है उत्तर तंत्र के 7वें अध्याय में कि 12 दृष्टिगत रोग होते हैं, ठीक है। लर्न कर लो, दृष्टिगत 12 होते हैं, ठीक है। 6 लिंग नाश होते हैं और 6 अन्य बताए गए हैं, लिख लिया पॉइंट। अब वो है क्या, लिंग नाश, वातज पित्तज कफज, ठीक है। जो नॉर्मली 3 याद हो जाते हैं, तो वातज पित्तज कफज आपने याद कर लिया। नेक्स्ट आप चलोगे तो आप लिख लोगे रक्तज और शनिपातज परिअम्ल्यता, ठीक है। तो ये जो 6 है, वातज पित्तज कफज रक्तज शनिपातज परिअम्ल्य, 6 लिंग नाशक है। अब लिंग नाशक की भी स्टोरी में बताऊंगी, बहुत छोटी सी। लिंग नाशक क्या है, तिमिर क्या है, कांच क्या है, एकदम एक्सप्लेन हो जाएगा। आपको 50 से 90 पेज नहीं पढ़ने हैं, यहाँ 20, 10, 15 पेजेस की भी नहीं होंगी, स्लाइड बहुत छोटी होती है, समझ जाओगे। तो शनिपातज जो है वो और परिअम्लीय, ये लिंग नाश है। 6 हो गया। अब बच्चे 6 क्या, तो पहले तो मैंने यहाँ लिख दिया था लेकिन लास्ट में मैंने 6 यहाँ पे कर दिए। पित्त विदग्ध, कफ विदग्ध, धूम दशी, हस्व जड़, नकुलांधा, गंभीरिका, ठीक है। पित्त विदग्ध, कफ विदग्ध, ठीक है, धूमदर्शी, हर्ष जड़, नकुलांधा और गंभीर का, ये क्या 6 अन्य। तो याद हो गया, वातज पित्तज कफज रक्तज शनिपातज, ठीक है। परिअम्ल्यता 6 लिंग नाश हो गया, इनके पीछे लिंग नाश हो गया। 6 बचते हैं, पित्त कफ विदग्ध हो गया, धूमदर्शी, हर्ष जड़ और नकुलांधा गंभीर का। लर्न कर लोगे, तो मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको लर्न हो जाए। अब देखो एक चीज क्या, इस पूरी स्लाइड में मैं मेन जो पॉइंट आपको बतानी, वो कितनी अच्छी बात है वो ये है
कि वातज जब लिख रहे हो तो यहाँ पे मैंने कोरिलेट कर दिया वातज लिंगनाश, ठीक है। वातज लिंगनाश में क्या है, वात दोष होगा, दृष्टिमंडल की रेडिश कलर दिखेगी, असाध्य चिकित्सा हो गई इसकी, और मॉडर्न में कटरेक्ट, तो सारे लिंगनाश कटरेक्ट से मिलते जुलते हैं, ठीक है। पित्तज में ब्लूइश हो गया, पित्तज है, असाध्य कटरेक्ट। कफज में हो गया वाइटिश हो गया, कफ है, और शास्त्र चिकित्सा साध्य होगी। तो ये पॉइंट ऐसे लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, मार्क्स पॉइंटेड। रक्तज में वही ब्लडी रेड होगा उसकी दृष्टिमंडल, और कटरेक्ट से ये कोरिलेशन असाध्य है। सन्निपातज असाध्य माना जाता है क्योंकि त्रिदोषज होता है। वर्टिकेज कलर होगा क्योंकि वो कलर क्या है, मतलब डिफाइन कलर नहीं है, ऐसे चित्र विचित्र कलर ऐसा लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ये है कि ये डिफाइन नहीं है, रेडिश ब्लूइश सब मिक्सिंग होगा। परिअम्लता असाध्य है, परिअम्लता में यही क्या है, प से पित्त, र से रक्त, तो ये ब्लूइश कलर होगा। अब बचता है नेक्स्ट जो, तो ये मैं तो आपको उसमें ले चलती हूँ। पित्त याद करते चलो, बहुत आराम से याद करते चलो, और यहीं पे यहाँ पे ही स्किप मत करना। चैनल की वीडियो देखते देखते ही आप इतने नॉर्मल ढंग से देखते जाओ कि आपको यहीं पे याद हो जाए। बुक्स कॉपी रख लो, लगा लो, इसको देख लो, बुक्स में बहुत कंटेंट है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सॉलिड कंटेंट है आपको, जो आपके एग्जाम में आपको पॉइंट दे रहे हैं, और आपके मार्क्स। नोट्स नहीं बनाओगे, इससे पढ़ लोगे बार बार देख करके, तब भी आपका तैयार हो जाएगा। कहीं भी रहो सुनो। पित्त में साफ सफाई, पित्त विदग्ध, पित्त होगा, कफ में कफ होगा, औषधि चिकित्सा साध्य होता है। पित्त वाला डे ब्लाइंडनेस होता है और कफ वाला नाइट ब्लाइंडनेस होता है। धूमदर्शी वो भी पित्त से हर्ष, तो आपने ये यहाँ समझा, कफ में तो कफ है दिख गया, कफ में कफ है वो दिख रहा है, और नकुल जो है वो त्रिदोषज है। गंभीर वात है, गंभीर वात, वात जब होता है जिसमें वात या नर्वस इन्वॉल्व, वो गंभीर हो जाता है। तो आपको यहाँ पे भी डिफाइन नहीं करना है, ये याद कर लो कि सब पित्त है, ठीक है। कफ में नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आओ एक्सप्लेनेशन में, तो यहाँ पे चलोगे पहला पॉइंट, जो अब तक चैनल में बने हुए हो तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब कर देना, और स्किप मत करना, क्योंकि अब वो मोटी मोटी बातें जो अपने एग्जाम में लिखने वाले वो बताने जा रही हूँ। पहला कि सुश्रुत के अनुसार तिमिर और लिंगनाश जो होता है वो एक दूसरे की स्टेजेस हैं। जो तिमिर है वही लिंगनाश की फर्स्ट स्टेज यानी इनिशियल स्टेज होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है, और जो कांच कहा गया है लिंगनाश का पर्याय है, यानी उसका सिनोनिम है, ऐसा सुश्रुत ने बताया। लेकिन वाग्भट इन सभी स्टेजों को अलग अलग मान करके उन्होंने 27 रोगों का वर्णन किया। तो हमने कह दिया ना कि वहाँ पे 12 रोग दृष्टिगत के जो है वो बताए किसने, आचार्य सुश्रुत ने, और उसके बाद के 27 जो ये 27 बताए वो वाग्भट ने। तो मैं यहाँ 27 नहीं, इसको आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है वो कर रही हूँ, ठीक है। अब आपका जो है वो क्या चल रहा है, पहला पॉइंट नोट डाउन लिखोगे जरूर कि एक तिमिर रोग जो है वो क्या है, पेशेंट्स को जो सब दिख रहा है लेकिन कुछ ऑब्जर्व नहीं सही से हो रहा है उसको, तो इसी को पेशेंट लुक्स एवरीथिंग बट नॉट ऑब्जर्व लुक्स नथिंग, ये तिमिर रोग है, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वर जो यानी डॉक्टर्स को तो सब दिख रहा है लेकिन पेशेंट्स को कुछ नहीं दिख रहा है, यानी ऑब्जर्वर लुक्स, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2 ऊपर पॉइंट है, ऑब्जर्वर लुक्स एवरीथिंग बट पेशेंट लुक्स नथिंग, ये क्या है, लिंगनाश है, ठीक है। अब आप चलो तो पॉइंट आता है वाग्भट। तो वाग्भट की क्या है, वाग्भट के अनुसार दृष्टिगत के कितने बताए गए, 27। आचार्य सुश्रुत ने कहे 12, रटते जाओ, आचार्य सुश्रुत ने 12 दृष्टिगत रोग बताया है, वाग्भट ने 27 बताए, यानी 27 बताए। मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि आपको लर्न हो जाए, ठीक है। तो अब तक देखो हमने क्या खत्म करा है कि तिमिर रोग के थोड़ा सा बता दिया है, ये सुश्रुत ने जो बताया, और ये जो है जो मेन पॉइंट आपका जिसको बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है इसको पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, लक्षण बता दिए, ठीक है। ये तो अब हमारा पॉइंट मेन क्या है, हमको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसको देने वाले लिंगनाश पे बात करनी है। 6 प्रकार के तिमिर रोग, 6 प्रकार के कांच रोग और 7 प्रकार के लिंगनाश, ठीक है। वाग्भट ने एक्सप्लेनेशन दिया था और 8 प्रकार के अन्य बताए थे। तो टोटल कितने हुए, ये टोटल होते हैं 27। 6 तिमिर, 6 आपके कांच, 6 आपके हो गए लिंगनाश और 8 हो गए अन्य, ठीक है। टोटल वाग्भट ने क्या 27 बताए, तो 27 वाग्भट ने तो बता दिए।
अब आपको ये 27 जो है वो लर्न करना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इससे पहले सिर्फ लिंग नाश पे फोकस करना है। थोड़ी सी वीडियो लंबी है लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, बुक्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स की तरह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को सब इकट्ठा किया है, ठीक है। तो वाग्भट ने जो 6 तिमिर रोग बताए वो क्या कहते हैं, वातज पित्तज कफज, ठीक है। तो वातज पित्तज कफज जो आपको बता दिएगा वो रक्तज सन्निपातज संसर्ग। 8 प्रकार के कांच रोग बताए, तो वातज पित्तज कफज रक्तज सन्निपातज संसर्ग सेम है। 7 प्रकार के लिंगनाश में वही वातज पित्तज कफज रक्तज सन्निपातज संसर्ग, एक औपसर्गिक, ठीक है, औपसर्गिक बताए। तो ये हो गया आपका 7, और जो 8 बताए, अब 8 उन्होंने अन्य बताए, वो जो थोड़ा इंपॉर्टेंट वो आपका मिलता है, वो ये है कि 8 प्रकार के उन्होंने दोषण, पित्त विदग्ध दृष्टि, अम्ल विदग्ध, उष्ण विदग्ध, धूमर, हस्व, नकुलांत और गंभीर। तो ये कुल मिला के 27 हो गए, इनके नाम ही लर्न कर लेना है। ये नेक्स्ट वाली वीडियो में इनकी ये जो 8 हो वो एक्सप्लेन होंगे। अब यहाँ पे जो है जो मेन पॉइंट है वो है लिंगनाश। तो यहाँ लिंगनाश के लिए सुनते चलो कि जिस लक्षण में जब हम ऐसा, लिंगनाश का मतलब क्या होता है कि डल्हर ने कहा कि लिंग चक्षु इंद्री जो आंख को देखने की शक्ति होती है, तस्य नशो यस्मीन में से लिंग नाशो दोषा। तो डल्हर ने कहा कि जो लक्षण होता है वो लक्षण, देखो लक्षण किसे कहते हैं, किसी का जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है लक्षण। और दृष्टि का लक्षण क्या है, देखना। तो इन जो चक्षु इंद्रिय है उसका देखना, जो विजन पावर है वही उसकी मेन कैरेक्टर है, और वही लॉस हो जाए यानी लिंग नाश हो गया उसका। तो जो पावर ऑफ विजन का लॉस हो जाता है, यहीं पे लिंग नाश, यानी जब लिंग नाश शब्द कहा गया। तो समझ में आ रहा होगा कि जब किसी का लक्षण ही खत्म हो जाए, यानी यहाँ पे लिंगनाश, नेत्र लिंगनाश है, तो जब दृष्टि का लक्षण था देखना और वही पावर खत्म हो गई, वही लक्षण खत्म हो गया, तो हमने इस रोग को क्या कह दिया, लिंगनाश। ऐसा रोग जहाँ पे उसकी जो मेन लक्षण है वही खत्म हो जा रहे, तो वो लिंगनाश हो गया। तो अब लिंगनाश आपका क्या पॉइंट है, समझ में आ गया ना, तो ठीक है, वो समझ में आपको आ रहा है। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, लिंगनाश रोग 6 प्रकार के बताए, वातज लिंगनाश, पित्तज लिंगनाश, कफज लिंगनाश, रक्तज, सन्निपातज और परिअम्ल लिंगनाश। ये 6 प्रकार की, यही मैं बार बार बोली क्योंकि आपको रट लेना है ये। उसके बाद जो लिंगनाश की स्टेजेस थी उसके अकॉर्डिंग ये 24 स्टेजेस हो जाती हैं। वो 24 स्टेजेस को एक्सप्लेन करोगे अपने आंसर में। वात आदि दोषों से उत्पन्न होने वाला 6 प्रकार का जो लिंगनाश है उसकी 4 है। तो आप देखो 6 गुणे 4, ठीक है, तो कितना हुआ टोटल 24, ठीक है। तो 6 × 4 कितने, टोटल 24 स्टेजेस होती हैं। तो 24 स्टेजेस को आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे वही कहा गया कि जो 6 था उसी से 24 स्टेज हुई, और 24 स्टेजों को हुई अलग अलग, क्योंकि हर के 4 है ना, मैंने करके बता दिया। तो अब देखो स्टेज 1 प्रथम पटलगत दोष, यानी जो अस्थिया से, ठीक। द्वितीय जो सेकेंड स्टेज द्वितीय पटलगत में दोष कहा गया वो मेधा आश्रित, जो मेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर में मेंशन ही करना है। वो स्टेज 3 है तृतीय पटलगत दोष, वो मांस आश्रित है। चतुर्थ पटलगत वो तेजो जलाश्रित है। तो ये आपका ये 4 स्टेजेस हो गई, हर 4 6 की हो गई, तो 6 4 24 हो गया। तो 24 जो है वो आपका कंप्लीट स्टेजेस हो जाती हैं उसकी। अब इसी को कोरिलेट करती हूँ मॉडर्न से। देखो 4 सरफेस जो है वो लेंसेज की होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है वो वहाँ पे विजन पावर होता है। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसी के अकॉर्डिंग हम विजन करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, तो कम और ज़्यादा होगा, जब उसमें डिफरेंस होता है तभी उसके बाद आप देख पाते हो कि हम कैसे जो रेज होती है विजन की वो क्रॉस करती है और वो हमें एक विजन पावर मिलती है। तो यहाँ पे एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस, उसके बाद एंटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, फिर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर लेंस की और एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस की, ये चारों हो गया। और इन्हीं के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे जो लेंस में जो पार्ट्स आपका आया उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ह्यूमरस लेंस, एक्वस ह्यूमरस, कॉर्टेक्स, लेंस, न्यूक्लियस और विट्रस। तो आपको यहाँ पे कितने दिए, एक्वस ह्यूमर का दिया है, लेंस का दिया है, कॉर्टेक्स उस लेंस, और न्यूक्लियस और विट्रस का, विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर आपका क्या 1.33 है।
तो जब डिफरेंस होगा तभी उसके अकॉर्डिंग रेज क्रॉस करेगी और एक विजन पावर हमें मिलती है। तो ये फिजिक्स का एक पूरा इमेजिनेशन है, पूरा फिजिक्स का ये प्रिंसिपल है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में एक प्रिंसिपल होता है जिसके अकॉर्डिंग विजन होती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा तो यहाँ फिजिक्स नहीं लगानी, यहाँ पे बस नॉलेज रखनी है। यहाँ पे हमें आंसर अब देना है प्रथम पटलगत क्या है। तो प्रथम पटलगत का मैंने श्लोक यहाँ पे दे रखा जो कि आपको आचार्य सुश्रुत की अकॉर्डिंग संहिता में मिल जाएगा, उत्तर तंत्र के 7वें अध्याय में। इसमें कि प्रथम पटलगत क्या है, वो फर्स्ट जो ट्यूनिका लेयर होती है उसको माना गया कि जब उस लेयर में मनुष्य के जो नेत्र होता है यानी आँख में गलत मिथ्या आहार विहार कर रहा है, गलत चीज़ें खा रहा है, और गलत चीज़ें खाने से जब वो उसकी ब्लड में शिराएं जो होती हैं वो उस मार्ग में कोई दोष उत्पन्न हो जाए, तो उस नेत्र का जो सिरा मार्ग है उसमें जब दोष आ जाता है तब वहाँ पे नेत्र का अभ्यंतर भाग विकृत होता है। तो अभ्यंतर क्योंकि प्रथम पटल है तो बाहरी भाग हो गया, ठीक है। तो अभ्यंतर यहाँ शब्द अंदर होता है, तो नेत्र के अंदर जब विकार उत्पन्न होगा तो रोगी को पदार्थ जो वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो ये तो हो गया प्रथम पटल। और यहाँ याद करने की कोई बात नहीं होती क्योंकि लिखा हुआ है कि प्रथम पटल तो फर्स्ट ट्यूनिका लेयर होगी, तो आप सीधे लिख लोगे कि जब प्रथम पटल में दोष व्यवस्थित होते हैं तो पुरुष की मिथ्या आहार विहार से विगुण हुआ दोष शिराओं के मार्ग द्वारा नेत्र के अभ्यंतर में जाकर के विकृति उत्पन्न कर देगा, और जब विकृति उत्पन्न करेगा तो वो रोगी अब कुछ पदार्थों को देख नहीं पाएगा, अव्यक्त नहीं कर पाएगा, तो उसे यहाँ पे तिमिर रोग कहा गया। अब आगे चलोगे, सेकंड पटल है, तो सेकंड पटल में क्या होता है, तो वहाँ पे आप जब लिखोगे क्वेश्चन में आंसर तो लिखोगे तिमिर लक्षण। तो द्वितीय पटल में क्या होता है, इसमें लिखोगे कि भाई द्वितीय पटल में जब हम दोष उत्पन्न कर दे रहे हैं अपने आहार विहार से तो दृष्टि पहले की अपेक्षा और अधिक विहल हो जाएगी, यानी फर्स्ट पटल के तो आप सेकंड लेयर में चले गए तो और अधिक हो जाएगी, इसके अनेक प्रकार के मिथ्या पदार्थ दिखाई देने, जैसे लगेगा आंखों के सामने मच्छर या मक्खी, बाल या मकड़ी के जाले, धुंधला से अंधकार हो जाएगा मंडल। तो एक विभ्रम होता है, यहाँ पे विभ्रम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको श्लोक में ही विभ्रंश मिलता है, ठीक है। तो सेकंड में विभ्रंश हो गया। अभी अव्यक्त हो रहा था, अब विभ्रंश हो रहा है कि अलग अलग चीजें देखने लगे। अब थर्ड वाले पटल में जब आओगे तो थर्ड पटल में क्या होगा, थर्ड पटल में ये होता है कि दोष अव्यवस्थित हो रहा है, ठीक है। अभी तो व्यवस्थित हो रहा था फर्स्ट लेयर सेकंड, अब यहाँ शब्द क्या है अव्यवस्थित हो गया थर्ड लेयर में, और यहाँ पे अब क्या होगी, देखने की जो उसकी क्षमता होती है वही खत्म होने लगी। तो आज दृष्टि की विषमता आ रही है, इसमें रुग्ण ऊपर की वस्तुएं दिखाई देना बंद हो जाती है, नीचे की वस्तु को ऊपर की वस्तु सरफेस पे तो दिख रहा है पर डीप हम विजन नहीं कर पाते, नीचे की वस्तु यानी छोटी वस्तु सूक्ष्म वस्तु नहीं दिखाई देती हैं। तो ये थर्ड लेयर होगी। तो आप यही लिखोगे कि तृतीय पटलगत दोष में जब दोषों में अवस्थित हो जाते हैं तृतीय लेयर में तो दर्शन में अक्षमता हो जाती है और दृष्टि विषमता हो जाती है। इससे क्या कहते हैं कि ऊपर की सरफेस यानी रुग्ण ऊपर की वस्तु तो रोगी देख लेता है लेकिन नीचे की वस्तु को नहीं देख पाता, यानी दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा। तो यहाँ पे ये हो गया। अब उसमें यही लिखोगे कि वस्तु, उसे क्या होता है, ऐसा लगता है वस्तु वस्त्र से ढकी हुई सी लिखती है, बहुत बड़ी वस्तु, एक लेयर समझ लो आगे की छोटी, और कर्ण नासा आंख ये तीनों जो होते व्यक्ति उन अंगों से रहित सा दिखता है, ऐसा लगता है जैसे सामने इंसान दिखेगा लेकिन लगेगा आंख नाक कान नहीं दिख रहा है, ब्लर दिखने लगता है, ब्लर से मतलब है यहाँ पे, तो वो ब्लर दिख रहा है। तो यहाँ पे दोष जो है वो बहुत ज्यादा बलवान होने लगता है क्योंकि थर्ड लेयर तक आ गया है अब। तो थर्ड लेयर तक जब दोष आ जा रहा है तो रोगी जो है वो और परेशान हो गया। यहाँ पे जो लेंस है वो धीरे धीरे लेंस का जो वर्ण है कलर है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे समझ लो थर्ड लेयर में जा रहा है तो इसका मतलब जो उसका डिसऑर्डर है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। अब आता है फोर्थ लास्ट वन है, तो यहाँ तक अभी चैनल पे बने हो तो फिर स्किप मत करना, लास्ट पॉइंट देखते जाओ, और वो है चतुर्थ पटल। तो अब तक हमने तिमिर के लक्षण थे क्योंकि कहा गया आचार्य सुश्रुत ने कहा कि जो पहली अवस्थाएं होती हैं वो सब तिमिर रोग होती हैं, और उसके बाद जो अवस्थाएं आती हैं वो आपका क्या है, लिंग नाश। तो चतुर्थ पटल यानी लास्ट लेयर में जब आएगा तो वो लिंग नाश हो जाएगा, वो नीलिका या कांच लक्षण कहा गया। तो तिमिर को उत्पन्न करने वाला वही दोष जो जब फोर्थ लेयर में पहुंच जाता है तो दृष्टि पूर्ण रूप से अवरुद्ध जो ब्लाइंड होने लगा, उसे नहीं दिख रहा, अब वो उसे पूरा ब्लर दिख रहा था, अब बिल्कुल विजन ही उसका खत्म हो गया। तो यहाँ क्या, अब दृष्टि का लक्षण खत्म हो चुका है तो यहाँ पे कह दिया कि ये लिंग नाश है। चौथी लेयर तक पहुंचते पहुंचते अब लिंग नाश शब्द का प्रयोग कर दिया गया। आगे चल के क्या है, बात खत्म। एक छोटा सा पॉइंट जो बहुत ज्यादा है कि अव्यवस्थित होने से दर्शन में अक्षमता होती है, यानी दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, वो दृष्टि विषमता हो रही है, तो ये तिमिर रोग है। लेकिन जब दिखना ही बंद हो जाए,
ठीक है। तो वो क्या है, लिंग नाश है। यही मेन पॉइंट आपको समझाना चाहते आचार्य शाश्वत ने यही बात कही, स्टार्टिंग की स्टेज को तिमिर कहा गया, और जब बिल्कुल आपका रोग हो चुका है, बिल्कुल विजन खत्म हो गया, तो लॉस ऑफ जो विजन है वो आपका लिंग नाश है। तो यही पूरे दृष्टिगत रोग का मेन जो आपको निचोड़ है वो मिलता है। तो अब चैनल पे बने हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना, चैनल को सपोर्ट करना स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। कीप सपोर्टिंग।